नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू। हैदराबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की मांग। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक। जम्मू कश्मीर के रामबन में दुखद हादसा। सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिरा। 3 सैनिकों की मौत। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने चलाया बचाव अभियान। प्रधानमंत्री मोदी आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। 15 मई तक युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का करेंगे प्रदर्शन। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्वी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है। इसके बाद दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये महिलाएं पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर रह रही थी। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ ने कार्रवाई करते हुए 4 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच करने पर पाया गया कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक ट्रांसजेंडर के रूप में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने और अन्य गतिविधियों में लिप्त पाए गए। इनके पास से प्रतिबंधित IMO ऐप से इंस्टॉल किए गए 2 स्मार्टफोन बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल ये बांग्लादेश में अपने परिवारों के साथ संवाद करने के लिए किया करते थे। व्यक्तियों ने कबूल किया कि वो एजेंटों की सहायता से सीमाओं के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए थे और ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली पहुंचे। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर देश में गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हैदराबाद में 4 मीनार पर विरोध प्रदर्शन किया और यहां पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की मांग की। भाजपा नेता टी उमा महेंद्र ने तेलंगाना सरकार और असदुद्दीन ओवैसी से पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न कोनों में आतंकी हमले होते हैं, लेकिन आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया जाता है। इसका मतलब है कि शहर उनके लिए एक सुरक्षित क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि तेलंगाना सरकार और असदुद्दीन ओवैसी घर घर जाकर पाकिस्तानियों की पहचान करें और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजें। सरकार से अनुरोध करता हूं, मांग करता हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं हैदराबाद में जितने भी आतंकवाद हमले होते हैं, देश में हर कोने कोने में आतंकवाद हमले होते, परंतु वो लोग आकर हैदराबाद से अरेस्ट करके ले जाते। तो यहाँ पे हैदराबाद एक सेफ जोन हो गया उनके लिए। मैं आज असदुद्दीन ओवैसी से, तेलंगाना सरकार से मांग करता हूँ कि वो लोग पूरे तेलंगाना में कार्ड ऑन सर्च का निर्वहन करके घर घर जाकर उन्हें आइडेंटिफाई करें और पाकिस्तानियों को वापस भेजें। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। महाराजगंज जनपद के सीमा क्षेत्र से 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले अवैध मदरसों को चिन्हित किया। प्रशासन ने अभी तक 11 मदरसों पर नोटिस भेजकर उन्हें बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन मदरसों में जांच के दौरान पाया गया कि यहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था। ऐसे में इन मदरसों को बंद करने के निर्देश दिए गए।
भारत नेपाल बॉर्डर पे 15 किलोमीटर की सीमा के अंदर जो भी अवैध मदरसे, जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जहां शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, उन सभी मदरसों का सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में जनपद के नौतनवा तहसील के अंदर 8 मदरसे ऐसे पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और बॉर्डर के 15 किलोमीटर के एरिया में हैं। उन विद्यालयों का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उस विद्यालय में शिक्षण कार्य कराने लायक कोई भी आधारभूत संरचना वहाँ नहीं पाई गई। न तो श्यामपट पाया गया, न तो डेस्क बेंच पाया गया, न तो योग्यताधारी टीचर पाया गया। ऐसे सभी मदरसे के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बेसिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त विद्यालय या मान्यता प्राप्त मदरसे में उनका एडमिशन कराएं और ये इन मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करना सुनिश्चित करें। हुती विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमला किया है। हुतियों की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया। हालांकि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इजरायली सेना आईडीएफ ने मिसाइल को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। हमले में एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ और हवाई अड्डे पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। और इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट के पास हुए मिसाइल हमले के बाद एयर इंडिया के विमान को अबू धाबी के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। ये फ्लाइट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से तेल अवीव जा रही थी। दरअसल फ्लाइट AI 139 बोइंग 787 फ्लाइट अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक निर्धारित लैंडिंग से लगभग 1 घंटा पहले ये घटना घटी और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भारत द्वारा पाकिस्तान से सभी आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध सरकार का कूटनीतिक हमला है, जो कि स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जगह नहीं पाएगा। यह निर्णय केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है। हमारा देश केवल जवाब नहीं देता बल्कि कार्रवाई भी करता है और यह स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस पर देश के हितों को सालों से अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा और ना ही व्यवहार। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जगह नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है। भारत अब जवाब नहीं कार्रवाई भी करता है। बयानों तक नहीं, जमीन पर कार्रवाई हो रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया। बड़ी से बड़ी घटना पर क्रिकेट मैच बंद किया, पर यह नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा ना व्यवहार। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में हमला हुआ और निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवार के ही सामने मार दिया गया और ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। उन्हें पीड़ित परिवारों और देश के आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह की पहलगाम की घटना हुई है और हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने हुआ है, इस आतंकवाद की घटनाओं में स्पष्ट हो गया है कि ISI और सीमा पार के उस पाकिस्तान की आर्मी आसिफ मुनीर के जो उनके सेना अध्यक्ष हैं उनके उकसावे पे और उन लोगों के स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हुई हैं और इस पे निश्चित तौर से उन पीड़ित परिवार के और पूरा देश जो आक्रोशित है उनके आंसुओं का
हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के 13वें दिन आज लाल चौक पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन और पूजन किया। सनातन परंपरा में त्रयोदशी संस्कार के तहत हवन और पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा ही एक समूह गुजरात के सूरत से आया था, जिन्होंने हवन पूजन कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। आतंकवादी हमले के 13 दिन बीत चुके हैं। लाल चौक पर लोगों ने इस आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया, तो आज 13वें दिन लाल चौक पर मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया, पूजन किया गया। सूरत से आए हुए शिव ओम मिश्रा हैं। आपने यहाँ पर क्या कुछ अनुष्ठान किए, क्या कुछ पूजा अर्चना की, क्या कार्यक्रम किए? आज जम्मू कश्मीर के हार्ट लाल चौक पर हम सब ने मिल करके 22 अप्रैल को पहलगाम वाइसराय घाटी के अंदर हुए आतंकी हमले में शहीद 28 से अधिक हिंदू आत्माओं की शांति के लिए त्रयोदशी संस्कार यानी कि 13वीं संस्कार, जो हमारे सनातन संस्कृति का एक विशेष महत्व है, आज उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर त्रयोदशी संस्कार किया गया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कश्मीर में हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर एक क्षेत्र के लोगों ने आकर यहाँ पर प्रदर्शन किया और इसकी निंदा की। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि 28 की जगह 2800 मारेंगे, तब इनकी आत्माओं को विशेष शांति मिलेगी। और आज यहाँ पर भगवा ध्वज स्थापित करके हम संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर और कश्मीरी दोनों हमारे हैं, हमारे परिवार का अभिन्न अंग है। और पाकिस्तान चाहता है कि हम कश्मीर से टूटे, कश्मीरी लोगों से टूटे, और वो हमेशा से कश्मीरियों के प्रति भारत को या हम सब लोगों को अलग करने का प्रयास करता है। परंतु भारत सरकार इसे टूरिज्म इंडस्ट्री बना करके और मजबूत बनाना चाहती है, और यही फ़र्क हम में और पाकिस्तान के अंदर है। शहीद हुए हैं उनकी शांति के लिए यहाँ पे पूजा पाठ करने आए और एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं यहाँ आके कि यहाँ पे एक अमन बना रहे। मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आइए, यहाँ के ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, यहाँ के लोगों का जो आप सब एक कमाई का जरिया है वो प्लीज़ बने रहिए। यही खाली एक संदेश है कि यहाँ पर जो भी मृत आत्मा है उनकी आत्मा की शांति हो और कश्मीर फिर से सुखमय, स्वच्छ और हमेशा टूरिस्ट से भरा, क्योंकि परेशानी सबके लिए है। तो ये यहाँ से एक वो किया गया आवाहन कि अब यहाँ कभी ऐसी जघन्य हत्या या कोई भी आतंकवादी गतिविधि न हो। आप देख सकते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की शांति के लिए प्रार्थना किया गया, और निश्चित तौर से निर्णायक रूप से जब आतंकवाद पर प्रहार होगा तो पूरे देश को इसमें शांति मिलेगी। और कामना सबकी ये है कि कश्मीर में शांति रहे, देश में शांति रहे, और सीमा के चाहे पार हो या फिर सीमा के अंदर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले या फिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, लाल चौक, श्रीनगर। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतसर में सेना छावनी क्षेत्रों और वायुसेना बेस की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें लीक करने में कथित भूमिका के लिए 2 व्यक्तियों पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद हरप्रीत सिंह के माध्यम से उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संबंध है। वहीं इस घटना पर अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा है कि पलक शेर मसीह और सूरज मसीह के बारे में जानकारी मिली थी, जो पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की जानकारी लीक कर रहे थे। हमने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे काफ़ी डेटा बरामद किया गया है। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 2 इंडिविजुअल्स अजनाला थाना में एक बल्लड़वाल गांव है, वहाँ के 2 इंडिविजुअल्स ये जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स PIOs को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट्स की। ये जो 2 इंडिविजुअल्स हैं पलक शेर मसीह और सूरज मसीह, इनको हमने राउंड अप किया कल। फिर इनकी हमने जब चेक किया बारीकी से, फिर इनके मोबाइल फ़ोन में सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस हमें पता चला कि इन्होंने शेयर की हैं। जो PIOs पाकिस्तान बेस्ड एंटिटीज़ पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके भी नंबर हमें रिकवर हुए हैं और उनके साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। जम्मू कश्मीर के रामबन के बैटरी चश्मा में सेना का एक ट्रक 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 सैनिकों की जान चली गई। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया। मृतकों को रामबन जिला अस्पताल ले जाया गया है। गौरतलब है कि ट्रक काफिले के साथ जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में श्रावस्ती जिले से सटे भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने पहले ही मदरसा प्रबंधकों को नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह सख्त कार्रवाई की गई। जनपद में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 68 मदरसों को सील किया जा चुका है और 164 स्थानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा ताकि किसी भी विरोध या अव्यवस्था से निपटा जा सके। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में मदरसों पर एक के बाद एक बुलडोजर चलाए गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संस्कृत को भारत की अधिकतर भाषाओं की जननी बताया है। उन्होंने संस्कृत को आगे बढ़ाने के काम को न केवल संस्कृत के प्रचार प्रसार से जुड़ा, बल्कि इसे देश के उत्थान के काम से भी जुड़ा बताया। अनेक विषयों में हजारों सालों से जो चिंतन हुआ है वो अमृत संस्कृत में ही समाहित है। संस्कृत भारती से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। भारत के अधिकतर भाषाओं की मां संस्कृत है, संस्कृत उसकी जननी, और इसलिए संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम ये न केवल संस्कृत का प्रचार है, भारत के उत्थान के काम के साथ अपने आप जुड़ा है। अनेक विषयों में हजारों साल से जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जो उसका अमृत निकला, वो अमृत संस्कृत में ही संग्रहित कर यहां पर रखा गया है। देश भर के करोड़ों मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रहा है। आयोग जल्द ही ECINET नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। ये ऐप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एकीकृत कर देगा। इसमें सिविजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप जैसी एप्लीकेशंस शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक सुगम, एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करना है। चुनाव आयोग का कहना है कि प्लेटफॉर्म मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की परिकल्पना है। यह प्लेटफॉर्म 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं और 10.5 लाख से अधिक BLO, 15 लाख BLA, 15 लाख पोलिंग ऑफिशियल्स, 15,597 AERO, 4,123 ERO और 767 DEO को लाभ पहुंचाएगा। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन का दौर जारी है। रविवार को पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में तीसरी बार घटक दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस समेत 6 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि पहले 70 सीटों की मांग करने वाली कांग्रेस ने अब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वाम दल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 20 मई को मजदूरों के सवाल को लेकर गठबंधन भारत बंद करेगा। इस दौरान महागठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। ये था कि सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलजुल कर प्रदेश से लेके
जिला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत और वार्ड तक एकजुट होके आने वाले महीनों में चुनाव की तैयारी करेंगे। ये बात हुई थी और ये शुरुआत है और ये आगे और हम प्रखंडों तक लेके जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एनडीए गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन है ही नहीं, सभी दल अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ इंडिया अलायंस है? तो लोकसभा में देख लिए, उसके बाद जितने अलायंस में लोग थे सब तो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से दोनों बजट में बिहार को केंद्र सरकार से सहयोग मिला है, तो लोग डबल इंजन की सरकार का फायदा बिहार के लोगों को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव क्रॉस कंट्री रेस में शामिल हुए। इसे लेकर उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में नोएडा दौड़ रहा है। यहाँ के लोग एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जनता की मांग है कि संविधान में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। तो कोशिश ऐसी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू किया जा सके हमारे देश में। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्रॉस कंट्री रेस में शामिल हुए। यहाँ के बच्चे, यहाँ के जवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, बेटे बेटियां आवाज बुलंद कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। और ये कह रहे हैं राजनीतिक दल जाग जाओ, बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करके चुनाव एक साथ करवाओ। मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का आज अंतिम दिन है। इस सम्मेलन में कॉमिक क्रिएटर चैंपियनशिप में क्रिएटर स्फीयर की चर्चा रही। वेव्स 2025 स्टोरी टेलिंग और शानदार दृश्यों के उच्च ऊर्जा प्रदर्शन में शौकिया और पेशेवर दोनों प्रतिभाओं को स्पॉटलाइट करके भारत के कॉमिक बुक उद्योग को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा ने इस विषय पर विजेताओं से खास बातचीत की। वेव समिट में हम क्रिएटर स्फीयर में हैं, जहां पर कॉमिक्स को एक डेडिकेटेड कोना दिया गया है। आपको दिखाएं हम यहां पर, तो हर चीज़ जो कॉमिक्स से रिलेटेड है यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। एक तरीके से रिवाइवल करने की कोशिश है कॉमिक्स को, क्योंकि एक ये लॉस्ट आर्ट होते जा रहा था। हम यहाँ पर जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस में से एक चैलेंज है कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप, उनके विनर्स से बात करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या आपने क्रिएट किया है? इस वेव समिट को कैसे देखते हैं आप? वेव्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें अपने टैलेंट को दिखाने का जो मौका मिला है उसके लिए हम काफ़ी आभारी हैं। और यहाँ से हम लोग जो इंडिया के जो युवा है जो अभी वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा फोकस कर रहे, तो उनको हम लोग वापस अपने इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इसमें ज़्यादा फोकस करवा रहे। एंड वहाँ से हम लोग, जैसे आप देख सकते हैं, हमारा स्टोरी है कालकीन पिल ऑफ द नॉर्थ। तो मैं हूँ सुवजित पाल, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और ये विवेक प्रधान इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो हम दोनों ने इसमें काम किया। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ बेस्ड ऑन लाइक सिद्धि कम्युनिटी। दिस लाइक अ माइनर कम्युनिटी इन इंडिया जो बाहर से आए थे और यहाँ पे लाइक धीरे धीरे थ्राइव करने लगे। तो ये स्टोरी जो है ये कश्मीर में बन रहा है। कई सारे यंगस्टर्स और बड़े लोग भी आ रहे हैं। हमारा कॉमिक देखने के बाद उनको भी आइडिया आ रहा है और वापस से जो पहले बचपन में कॉमिक देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं पेपर न्यूज़पेपर्स में, उनको दोबारा स्टोरीज लिखने का, पढ़ने का मन कर रहा है। तो हम लोग को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वेव्स के इस यहाँ प्लेटफॉर्म में कि हम लोग अपना स्टोरीज उनको बता पाएँ और वो उनका हमको बता रहे हैं। तो ये सारा आपके 10 विनर्स का कंपाइलेशन है। सुपर 10 बनाया गया है जिसमें 5 प्रोफेशनल्स एंड 5 एमेचर्स के जो काम है उनको एकत्रित करके एक कैटेगरी, एक बुक में लाया गया है। और उम्मीद यही है कि यहाँ से कॉमिक्स के लिए, रीडिंग के लिए एक नई शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केंद्र शासित प्रदेश के पहले हज जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दौरान यात्रियों से संवाद किया और उन्हें यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी यात्रियों की सुरक्षित यात्रा और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हज की कामना की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से इस साल कुल 3,622 हज यात्री हज यात्रा पर रवाना होंगे। इनमें से लगभग 3,132 यात्री श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 4 से 15 मई 2025 के बीच संचालित 11 विशेष उड़ानों के माध्यम से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, जबकि लद्दाख से 242 यात्री हज यात्रा करेंगे। सभी हज यात्रियों का सऊदी अरब के जेद्दा में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा स्वागत किया जाएगा। उपराज्यपाल ने हज यात्रा के सफल संचालन में योगदान देने वाले सभी विभागों, एजेंसियों और अधिकारियों के सहयोग की सराहना की। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता सहित सिविल और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वियतनाम का हो ची मिन्ह शहर इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि भारत से भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष यहां लाए गए हैं, जिन्हें थान ताम पैगोडा में प्रदर्शित किया गया है। शनिवार को पहले दिन करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अवशेषों के दर्शन किए, तो वहीं आज दूसरे दिन भी काफी संख्या में लोगों का तांता लगा हुआ है। थान ताम पैगोडा का जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की। कितने दिखे यहाँ के लोग उत्साहित, आइए देखते हैं। वियतनाम के तान थाम पगोड़ा के अंदर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। पहले दिन जहां 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन किए, तो वहीं दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे से लगातार लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखने के लिए, जो भारत से लाए गए हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे साथ में बात करते हैं। We wish that the Buddha support and bless us for our country and our people. Behind us, there's 1,000 people. They came here to pay the homage for the relic of Buddha. This is a very scary area, and also in Tan Tam Pagoda in Vietnam. The first time in Vietnam, all of the people want to see one time to see the Buddhist relic in their life. वियतनाम में लंबी लंबी कतारें सुबह 4:30 बजे से इसी तरह से लगी हुई हैं। लोग भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं। आप देख सकते हैं कितना श्रद्धा और उल्लास का माहौल इस समय वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन YK लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, वियतनाम। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।